विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, 9वीं स्टेशन से चलकर 10वीं बैकलॉग अर्धवार्षिक प्री बोर्ड से होते हुए FVE स्टेशन फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टेशन को जाने वाली तेजस एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। आप सभी की एग्जाम यात्रा मंगलमय हो। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी तेजस एक्सप्रेस। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर पूरा की पूरा फोकस रहे आपका, और दूसरी चीज यहां पर जो भी वर्ड्स आपके निकलेंगे उनके ऊपर क्या रहना चाहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहली चीज तो बेटा हमारे आसपास की चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास की चीजों में हमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। पहली तो ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर लिविंग कंडीशन है, जो कि जीवित होती हैं, और दूसरा हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके पास में जीवन नहीं है, मतलब वो नॉन लिविंग के अंदर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे उपस्थित है, हमारे आसपास कोई पक्षी है, कोई पशु है, कोई जानवर है, मनुष्य है, ये सारे लिविंग के अंदर आ रहे हैं, ये जीवित के अंदर आ रहे हैं। इन सभी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, जैविक घटक बोल देते हैं। जो दूसरी हमारे पास में चीज आती है कि हमारे आसपास में मिट्टी है, पानी है, हवा है, कुछ टेम्परेचर है, ये सारी की सारी चीजें ये नॉन लिविंग में आती है, ये हमारे भौतिक पर्यावरण की चीजें हैं, और इन्हीं को हम बोल देते हैं हमारे पास में क्या हो गया, हमारा अजैविक घटक हो चला है। ये जैविक और अजैविक घटक से मिलकर के बनी हुई जो चीज होती है, इसी को हम नाम दे देते हैं, हमारा पारितंत्र नाम दे दिया जाता है। अब पारितंत्र की अगर हम बात करें तो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी स्पेशल सी क्वालिटी होती है कि इसका जो आकार होता है वो एक पानी की बूंद से लेकर के एक महासागर तक हो सकता है। सर जी, पानी की बूंद कैसे एक पारितंत्र की तरह होती है? बेटा पानी की बूंद मतलब वो पानी से मिलकर के बनी हुई है, और पानी क्या होता है, हमारा अजैविक कारक होता है। इसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्मजीव उपस्थित है तो वो किसके अंदर सम्मिलित हो गया, जीवित कारक के अंदर, मतलब जैविक घटक के अंदर हो गया। तो अजैविक घटक भी है बूंद के अंदर और जैविक घटक भी है, जब दोनों मिल गए हैं तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, पारितंत्र कहलाएगा। इसका आकार पानी की बूंद से लेकर के महासागर तक हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें, किसी भी पारितंत्र के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो समय के अनुसार परिवर्तित होता हुआ रहता है, मतलब ये कैसा होता है, हमारे पास में गत्यात्मक की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पारितंत्र के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। दो अलग अलग भागों में इसे हम क्या करते हैं, मुख्यतः बांटते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो आती है हमारे पास में प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा हमारे पास में होता है क्या, कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जिसके निर्माण में हमारा कोई भी योगदान नहीं है, हमने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, हमने अपना कोई भी हाथ यूज नहीं किया है उसके निर्माण में, उस पारितंत्र को हम बोल देते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा नदी कोई है तो हमने नहीं बनाई है, वो भगवान जी ने बनाई है। हम किसी जंगल की बात करें, हमने नहीं बनाए हैं, ये भगवान जी ने बनाए हैं। हम किसी तालाब की बात करें, हमने नहीं बनाए, ये भगवान जी ने बनाए हैं। इसके अलावा समुद्र हमने नहीं बनाए, भगवान जी ने बनाए हैं। झील हमने नहीं बनाई, भगवान जी ने बनाई है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, प्राकृतिक पारितंत्र की श्रेणी के अंदर आती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है प्राकृतिक पारितंत्र की जिन्हें हम बना सकते हैं, जैसे तालाब हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन नेचर के अंदर तालाब को हम क्या मानते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र की श्रेणी के अंदर मानते हैं। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है जिन्हें कि मनुष्यों ने बनाया है, मनुष्य ने अपना हस्तक्षेप कर दिया है बनाने में, उसी को हम बोलते हैं हमारा कृत्रिम पारितंत्र होता है। जैसे एक्वेरियम, इसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं जलजीवशाला। बेटा एक्वेरियम या जलजीवशाला का मतलब होता है कि जो हम हमारे घरों के अंदर फिश पॉट रखते हैं, कांच का बर्तन जिसमें कि मछलियां डली हुई रहती है, पानी डला हुआ रहता है, वो हमने निर्मित किया है, मतलब वो हमारा क्या हो गया है, कृत्रिम पारितंत्र हो चला है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास में बगीचा, बगीचे को भी हम खुद निर्मित करते हैं। हो सकता है कि कृत्रिम पारितंत्र के अंदर की कुछ चीजें पहले से नेचर के अंदर उपस्थित हो, पर हमने थोड़ा सा भी अपना हाथ डाल दिया, हस्तक्षेप कर दिया, तो वो कृत्रिम में आ जाएगा। जैसे जब आप एक बगीचा बनाते हो तो हो सकता है कि वहां पर मिट्टी पहले से हो, बस आपने ला करके कुछ स्पेशल प्रकार के प्लांट लगा दिए, वहां पे खरगोश को ला करके रख दिया बगीचे में, कुछ पक्षी को ला करके रख दिया, तो कुछ चीजें पहले से थी, कुछ चीजें आपने जोड़ दी और एक क्या बना दिया, पारितंत्र, और इसी को हमने बोल दिया क्या है, वो कृत्रिम पारितंत्र होता है। जैसे किसान जब खेत को बनाता है तो बेटा खेत भी हमारे पास में किस श्रेणी में आता है, कृत्रिम पारितंत्र की श्रेणी के अंदर ही आता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो बात आपके पास में निकल करके आती है कि अजैविक जो घटक होते हैं, अजैविक जो कारक होते हैं, इन्हें हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है एक प्लांट, आपको दिखाई दे रहा है उस प्लांट को खाता हुआ हिरन, और आपको दिखाई दे रहा है उस हिरन को खाता हुआ, उस हिरन के ऊपर शिकार के लिए बैठा हुआ कौन है, हमारा शेर है। अब यहां पर इन तीनों को देखें तो ये तीनों जीवित चीजें हैं और ये किसके अंदर आते हैं, जैविक कारक के अंदर ही आते हैं।
लेकिन जो प्लांट है इसकी एक अलग स्पेशलिटी है, हिरन की अलग स्पेशलिटी है, शेर की अलग स्पेशलिटी। किस तरह से स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी है? देखो, हमारा जो प्लांट है ये अपना भोजन खुद बना लेता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन इसने खुद बना लिया। इसलिए प्लांट को बेटा हम जैविक घटक तो बोल रहे हैं, लेकिन ये कौन सा जैविक घटक है हमारा? ये हमारे पास में हमारा उत्पादक होता है या प्रोड्यूसर होता है। क्यों प्रोड्यूसर? मतलब जो प्रोड्यूस करे, जो खाने को बनाए, उसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे और इसके अलावा नील, हरित, शैवाल ये सारे के सारे किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं, प्रोड्यूसर में आते हैं। इन उत्पादक को हमेशा कौन खा रहा है? हमारे पास में हमें देखने को मिल रहा है हिरन खा रहा है। ये जो हिरन है वो हमेशा 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 किसको खाएगा? उत्पादक को खाएगा, पेड़ पौधों को ही खाएगा। इसलिए हिरन जैविक घटक तो है, जीवित है, जैविक घटक तो है, लेकिन ये उत्पादकों पर निर्भर है, अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक इसी तरह से हिरन को खाने वाला जो शेर होता है वो भी अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो किसी दूसरे जीव से, वो हिरन से अपना खाना ले रहा है। मतलब वो भी क्या होगा? कंज्यूमर ही होगा, वो भी क्या होगा? उपभोक्ता होगा। लेकिन इन दोनों उपभोक्ताओं के अंदर दो अलग अलग क्वालिटी है। पहली चीज तो जो हमारा हिरन है बेटा, ये हमेशा उत्पादक से क्या करेगा? अपना खाना लेगा। इसलिए हिरन उपभोक्ता तो है, लेकिन कौन सा हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। इस हिरन को खाने वाला कौन है? शेर। ये शेर हमेशा किसको खाएगा? इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, हिरन को खाएगा। इसलिए शेर उपभोक्ता तो है, लेकिन कौन सा उपभोक्ता है? हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो चला है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट स्पेशल वाला कि हमेशा जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो बेटा शाकाहारी होता है। जैसे हिरन हमेशा शाकाहारी होगा, हमारी काऊ, हमारे गाय माता, ये भी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ये उत्पादक घास फूस खाती है, मतलब ये शाकाहारी की श्रेणी के अंदर आती है। द्वितीय उपभोक्ता और इसके बाद वाले जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? मांसाहारी की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो यही बात मैंने आपसे यहां पर कही है। परिभाषा में पृथ्वी के सभी जीवित कारक मिलकर जैविक घटक कहलाते हैं। उत्पादक में कौन आता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और नील, हरित, शैवाल। उपभोक्ता की बात करें तो जैविक घटक जो दूसरे जीवों से अपना खाना लेंगे उसे हम बोलेंगे उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है हमारे पास में? हिरन निकल करके आ गया। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। कोई घास है, घास को खाने वाला होता है बेटा कौन? टिड्डा। इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस होपर। तो ग्रॉस होपर, टिड्डा क्या हो गया है? प्राथमिक उपभोक्ता हमारे पास में हो गया। हमारे प्लांट का जो बीज है, बीज को खाने वाला कौन हो गया है? चूहा। तो चूहा भी शाकाहारी किसके अंदर आ गया? प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आ गया। जो प्राथमिक को खाएगा उसे हम बोलेंगे क्या होगा? वो द्वितीयक होगा। जैसे कि शेर ये हिरन को खाता है, इसलिए ये क्या हो गया है? द्वितीयक। जैसे मेंढक ये टिड्डे को खाता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास में? द्वितीयक हो चला है। जैसे सांप हमारे पास में ये किसको खा रहा है? चूहे को खा रहा है, ये क्या हो गया है? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और ये क्या कैसा होता है? मांसाहारी होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि द्वितीयक उपभोक्ता को कोई और जीव क्या कर रहे? खा ले। जब भी ऐसा होगा कि द्वितीयक उपभोक्ता को कोई और खाएगा तो हम उसे नाम दे देते हैं, वो क्या हो जाता है? तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पर मैंने सांप को द्वितीयक में भी लिखा है और सांप को तृतीयक में भी लिखा है। ऐसा क्यों किया है? सुनो मेरी बात। टिड्डा है, टिड्डे को खाया किसने? मेंढक ने। तो मेंढक क्या है? द्वितीयक। इस मेंढक को कौन खा सकता है? सांप भी खा सकता है। तो जब मेंढक को सांप खाएगा तो सांप क्या कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर सांप किसको खा रहा है? चूहे को खा रहा है। तो चूहा हमारे पास में प्राथमिक था, तो अब सांप क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। एक चीज बड़ी स्पेशल मैं बता दूं, इस पारितंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा उत्पादक और उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी जगह क्या होती है? निश्चित होती है। बाकी के जो उपभोक्ता हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। शेर मैंने द्वितीयक में लिखा है, कभी में हो सकता है तृतीयक में लिख दो। वो डिपेंड करेगा कि शेर किसको खा रहा है। सांप को मैंने लिखा है यहाँ पे द्वितीयक में भी और तृतीयक में भी लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर सांप चूहे को खाएगा तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। यदि सांप किसको खाएगा? मेंढक को खाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तृतीयक कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई। इन सभी के अलावा, उत्पादक और उपभोक्ता के अलावा, पारितंत्र के अंदर तीसरी और चीज हमारे पास में देखने को मिलती है, वो होते हैं क्या? अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? तो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मृत, मरे हुए या सड़े गली चीजों से क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। जैसे जीवाणु हमारे पास में हो गया है, फफूंद हमारे पास में हो गया है, केचुआ, ये सारे के सारे हमारे पास में तीनों की तीनों एग्जाम्पल किस श्रेणी में आते हैं?
हैं ये हमारे पास में अपघटक की श्रेणी के अंदर आते हैं। इज इट ओके? चलिए देन ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में थी। अजैविक घटक में वातावरण के सभी निर्जीव कारक मिलकर अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, ताप, प्रकाश, खनिज और नमी। ये सारी चीजें अजैविक घटक की श्रेणी के अंदर आती है। बात ये आती है हमारे पास में निकल करके कि हमारे पारितंत्र के अंदर जो सूक्ष्मजीव होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं? मृत सड़े गले पदार्थों को खाने का काम करते हैं। मृत सड़े गले पदार्थों को खा करके ये कहां मिला देते हैं? मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और जब कोई भी जीव मृत सड़े गले पदार्थों को खाकर उसे कहां मिला दे? मिट्टी के अंदर मिला दे, तो इन्हीं जीवों को हम अपघटक के साथ साथ में एक और नाम दे देते हैं। इन्हीं का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? अपमार्जक। तो अपघटक तो बोला, लेकिन इसके अलावा हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? अपमार्जक भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपघटक को हम क्या बोल सकते हैं? अपमार्जक। वे सूक्ष्मजीव जो मृत अवशेषों का अपमार्जन या अपघटन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, केचुआ और फफूंद हमारे पास में हो चला है। एक बहुत अच्छी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि भाई हमारे पारितंत्र के अंदर ये अपघटक होना जरूरी क्यों है? हमारे पास में हरे पेड़ पौधा होना जरूरी है, उत्पादक होना जरूरी है, उपभोक्ता होना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा अपघटक होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपघटक कुछ स्पेशल सा काम करते हैं। जैसे बेटा हमारे जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट सूर्य से आने वाले सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और उसके द्वारा क्या कर लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऐसा ही होता है। जब ये अपना खाना बनाते हैं तो ये जमीन में से किसे ले लेते हैं? सूक्ष्म पोषक पदार्थों को ले लेते हैं मिट्टी में से। वो सूक्ष्म पोषक पदार्थ जब जाते हैं तो ये अपना खाना बनाते हैं। इन्होंने अपना खाना बनाया, जब कोई भी जीव, कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता इन्हें खाता है, हरे पेड़ पौधों को, तो वो जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ है वो कहाँ चला जाता है? उसके अंदर चला जाता है। जैसे कि इनका सूक्ष्म पोषक पदार्थ किसके अंदर चला गया है? हमारी हिरन के अंदर चला गया है। अब बात ये कि ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ आ गया है कहां पर? हिरन के अंदर आ गया। कहां पर आ गया है? हिरन के अंदर आ गया। और यही सूक्ष्म पोषक पदार्थ जब हिरन को शेर खाता है तो सूक्ष्म पोषक पदार्थ किसके अंदर चला जाता है? शेर के अंदर चला जाएगा। तो हिरन, और हिरन से कहां चला गया? शेर के अंदर। अब धरती के ऊपर उपस्थित जितने भी प्लांट है वो जमीन से पोषक पदार्थों को क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है कि भाई जमीन के अंदर के सारे पोषक पदार्थ क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट निरंतर क्या कर रहे हैं? उस पोषक पदार्थ को निकाल रहे हैं। प्लांट के अंदर पोषक पदार्थ जा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली उसको निकाल रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, और वहां से ये दूसरे जीवों के अंदर पोषक पदार्थ जा रहा है। अपघटक या अपमार्जक क्या काम करते हैं कि जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है, इन जीवों की क्या हो गई? मृत्यु। जैसे मान लो कोई प्लांट है, पेड़ जो है वो मर गया, उसको किसी ने खाया नहीं, वो मर गया, तो उस प्लांट को, उस पेड़ को क्या कर देंगे? मिट्टी के अंदर मिला देंगे। उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म पोषक पदार्थ होंगे उन्हें वापस कहां मिला देंगे? मिट्टी के अंदर मिला देंगे। जैसे हिरन, इसको मान लो भाई किसी शेर ने नहीं खाया तो ये हिरन मर गया। मरने के बाद में इसके शरीर के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ थे वो सारे के सारे कहां मिला दिए गए? मिट्टी में, ताकि बाद में कोई दूसरे प्लांट उसका क्या कर सके? उपयोग कर सके। तो हमारे जो अपमार्जक होते हैं ये क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को ऊपर से वापस नीचे, ऊपर से वापस नीचे, मतलब जमीन से जीवों के अंदर, जीवों से जमीन के अंदर, जमीन से जीवों, जीवों से जमीन के अंदर, ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? पुनः चक्रण। पोषक पदार्थ का बाहर आना और वापस चले जाना, बाहर आना वापस चले जाना, ये होता है पुनः चक्रण। और इसको कौन करवाते हैं? हमारे अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, केचुए और फफूंद करवाते हैं। ठीक है ना। इन सब की बदौलत बेटा मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बनी हुई रहती है और वहां पर नए नए प्रकार के प्लांट्स उगते हुए रहते हैं। अगर अपघटक नहीं होंगे तो जो मिट्टी है इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी और वहां पर कोई प्लांट लगेगा ही नहीं। प्लांट नहीं लगेगा तो वहां पे सारे जीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अपघटक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर मृत जीव, मृत अवशिष्ट जमा होते हैं, मृत अवशिष्ट होते हैं, उन्हें क्या कर देता है? ये अपघटित कर देता है। जैसे हमारी हिरन अगर मरी तो उसको मिट्टी में मिला देगा, उसकी बॉडी को, ठीक है ना, पूरा मिट्टी बना देगा। शेर अगर मरा तो इसकी बॉडी को भी कहां मिला दिया? मिट्टी में अपघटित कर दिया। सपोज करो अगर ये अपघटक नहीं होते हैं तो ये जो डेड बॉडी है बेटा, ये पारितंत्र में हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही पड़ी हुई रहती, इनको कोई भी नहीं खाता, कोई भी इनको यूज नहीं करता और पृथ्वी पर मृत जीवों का क्या हो जाता? भंडार लग जाता। इसलिए ध्यान रखना कि अपमार्जक क्या होते हैं? मृत अवशिष्ट जमा होने से रोकते हैं। मेरी बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। देन आगे की तरफ हम मूव करते हैं।
हमने अभी इधर के साइड में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसी को हम एक फ्लो डायग्राम के द्वारा हम समझ रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, ये है हमारे पास में सूर्य, सूर्य से आ रहा है कौन, सनलाइट आ रहा है। ये इसका उपयोग करते हैं कौन, हमारे प्लांट, पौधे। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए इसे हमने बोला है क्या, ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए हैं। क्या हो चले हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक की श्रेणी में ये आ चले हैं। इनको खाया है किसने, इस टिड्डे ने, ग्रॉस होपर ने खाया। टिड्डे ने अपना खाना खुद नहीं बनाया, बल्कि किससे लिया है, इन प्लांट से लिया। तो जो उत्पादक को खाएगा उसी को हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है, जैसे कि इस टिड्डे को खाया किसने, मेंढक ने, तो ये जो मेंढक है, ये जो फ्रॉग है, ये क्या हो गई, हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर हो चलिए। ठीक है, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया है, स्नेक ने खाया। तो ये जो हमारा स्नेक है, ये क्या हो चला है, ये हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो चला है। तो जो द्वितीयक को खाएगा वो टर्शरी होगा, तृतीयक की श्रेणी के अंदर आएगा। स्नेक को बेटा हॉक ने, बाज ने, चील ने क्या कर गई, उठा करके ले गई, खा लिया। तो ये जो हमारे पास में बाज है बेटा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में तृतीयक के बाद में चतुर्थ की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। और इसे अब कोई और खाने वाला नहीं है, इसे बाज को कोई और शिकार नहीं करता। तो जिसका कोई और शिकार न कर सके उसे हम बोलते हैं वो क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता हो चला है, अपेक्स कंज्यूमर होता है। तो ये हमारा हो चला है क्या, अपेक्स कंज्यूमर। यदि इनमें से किसी की भी मृत्यु होगी तो कौन आएगा, हमारा डिकम्पोजर आएगा, और वो क्या कर देगा, उसे मिट्टी में मिला देगा, पोषक पदार्थ उसके सारे मिट्टी के अंदर क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, इज इट ओके। चलिए आगे कुछ स्पेशल से इंपोर्टेंट से पॉइंट जो मैंने आपको दे रखे हैं। प्राथमिक उत्पादक हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट गलत लिखा है, यहां पे आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उत्पादक नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में निकल करके आई है कि प्राथमिक के बाद के सभी उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद वाले जितने भी उपभोक्ता होंगे वो कैसे हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। मनुष्य, कॉकरोच की अगर हम बात करें तो ये किस श्रेणी में आते हैं, ये सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। आप इन्हें ना आप प्राथमिक बोल सकते हैं, ना ही द्वितीयक बोल सकते, ये सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए, पारितंत्र में केवल और केवल उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता की स्थिति ही क्या है, निश्चित है। इसके अलावा किसी की स्थिति निश्चित नहीं है। मतलब हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल, ये उत्पादक है, ये हमेशा उत्पादक रहेंगे। जो उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये हमेशा प्राथमिक रहेंगे। पर द्वितीयक वाला कब तृतीयक में चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनकी स्थिति जो होती है वो फिक्स नहीं होती है पारितंत्र के अंदर। ठीक है बेटा जी। चलिए अगली जो बात है हमारे पास में, जो हमसे पूछा जाता है, दो टॉपिक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। देखना, जब किसी पारितंत्र के अंदर एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ रहे, किस कारण जुड़ा हुआ रहे, खाने के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए जुड़ा हुआ रहे, तो इससे एक लंबी चेन बनती है। और इसी लंबी चेन को हम क्या नाम दे देते हैं, खाद्य चेन या फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। जैसे सन से आने वाली सनलाइट का उपयोग करते हैं कौन, घास, ये हमारे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। और इनसे जुड़ा हुआ रहता है कौन, ग्रॉस होपर, ये इससे फूड के लिए क्या है, जुड़ा हुआ है। ये क्या है, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना। ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये फ्रॉग से, जो कि क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। और फ्रॉग किससे जुड़ी हुई है, हमारे स्नेक से, जो कि क्या होती है, तृतीयक उपभोक्ता। और यही किससे जुड़ा हुआ है, इस हमारे बाज से, जिसका नाम हो गया है क्या, ये सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये एक लंबी सी हमारे पास में क्या बन रही है, चेन बन रही है। पारितंत्र में जब भोजन की पूर्ति के लिए एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ रहता है तो एक लंबी सी चेन बनती है। इसी चेन को हम क्या बोल देते हैं, खाद्य चेन, फूड चेन, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब अलग अलग प्रकार की फूड चेन आए और आकर के क्या हो जाए, एक जाल बना ले, तो इस जाल को हम क्या नाम दे देते हैं, खाद्य जाल नाम दे देते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा जरा ध्यान से। ये है हमारे पास में प्लांट, इस प्लांट को खाया बकरी ने और बकरी को खा लिया किसने, शेर ने। ये एक सिंगल हमारे पास में क्या है बेटा, ये एक खाद्य श्रृंखला है, एक अकेली खाद्य श्रृंखला। लेकिन इसकी यहाँ पर ये जो गॉट है, जो बकरी, इसको मान लो जैकल ने खा लिया, मान लो हमारे किसी दूसरे छोटे जीव ने खा लिया, शेर से छोटे किसी जीव ने खा लिया, भेड़िए ने, लोमड़ी ने खा लिया। ठीक है। तो ये जो बकरी है, जो कि इस आहार श्रृंखला के अंदर आ रही थी, वो अब दूसरी आहार श्रृंखला के जीव से क्या हो गई है, जुड़ गई है। ऐसी कंडीशन में
हम देखते हैं कि एक जाल जैसा बन जाता है और इसी जाल को हम क्या नाम दे देते हैं, खाद्य जाल नाम दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर इस बकरी को शेर भी खा रहा है और ये जैकल भी खा रहा है हमारे पास में। इसे अब ये मत ध्यान रखना कि जैकल क्या होता है, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोमड़ी भेड़िया समझ लो, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में प्लांट है इसको खाया, इसके बीजों को खाया चूहे ने। इस चूहे को खा सकता है कौन बेटा, सांप। इसी चूहे को खा सकता है कौन, हमारा उल्लू भी खा सकता है। इसी चूहे को हमारे पास में कोई दूसरे पक्षी भी खा सकते हैं। इस स्नेक की बात करें, सांप की, तो इसको कौन खा सकता है, बाज खा सकता है, ठीक है ना। आउल की, उल्लू की बात करें तो इसका शिकार कौन कर सकता है, ये बाज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन रहा है, एक जाल हमारे पास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी जाल को हम क्या नाम दे देते हैं, खाद्य जाल नाम दे देते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाता है कि इनके अंदर कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है एक फूड चेन, खाद्य श्रृंखला दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लांट है जो कि उत्पादक होते हैं, यहाँ पर हिरन है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होती है, और यहीं पर हमारे पास में हो गया है क्या, हमारी लोमड़ी हमारे पास में हो चली, जो कि हो गया है क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर ये एक जीव दूसरे जीव तीसरे जीव से क्या है, जुड़ा हुआ है, एक चेन बन रही है, इसी को हमने क्या बोला है, फूड चेन। और यहां पर आप देखो तो ये है प्लांट, इसको खाया ग्रॉस ओपर ने, इसको किसी बर्ड्स ने खाया, बर्ड को खा गया किसने, ईगल ने खा गया, ठीक है ना। इसी को खा गया कोई हमारे पास में ग्राउंड स्क्विरल ने खा गई है, ठीक है ना। और इसे खा गया कोई हमारा फॉक्स अगर खा गया है, ठीक है। तो यहां पर एक जाल जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जाल को हमने क्या बोल दिया है, खाद्य जाल, ये हो चला है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, तो यहां पर जो जीवों की संख्या है वो कैसी होती है, कम होती है। यहां पर जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको एकदम सिंपल सरल सी दिखाई देगी, छोटी सी दिखाई देगी, तो ये कैसी होती है, सरल और छोटी संरचना होती है। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी होती है, बड़ी और जटिल संरचना की जैसी होती है। किसी भी पारितंत्र के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर ये जो फूड चेन है बेटा, ये देखने को नहीं मिलती। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि हिरन को सिर्फ ये वोल्फ ही खाए, कोई और ना खाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रायोगिक तौर पर इसका पाया जाना असंभव है, पर इसका पाया जाना क्या होता है, संभव होता है। प्रायोगिक तौर पर खाद्य जाल होती है। तो खाद्य श्रृंखला जैसी चीज पारितंत्र में होती ही नहीं है, वो तो हम बस एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका खाद्य श्रृंखला का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, आसान होता है, लेकिन खाद्य जाल का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, मुश्किल। क्यों, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, एक जटिल संरचना की श्रेणी में ये हमें आती हुई दिखाई देती है। चलिए भाई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास में निकल करके आता है क्या, पोषी स्तर निकल करके आता है। पोषी स्तर का मतलब क्या होता है, जब आप देखेंगे कि एक हमारे पास में कोई आहार श्रृंखला है, जैसे घास, इसको खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। तो ये एक साथ मिलकर के क्या हो रहे हैं, भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। ये हमारी क्या है, एक आहार श्रृंखला है। इस आहार श्रृंखला में पहले लेवल पर ये आया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये। किसी आहार श्रृंखला में अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर जब जीव आते हैं तो ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे इस पूरी आहार श्रृंखला के अंदर घास ये उत्पादक है, टिड्डा ये प्राथमिक उपभोक्ता है और मेंढक हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है, सांप तृतीयक और बाज हमारे पास में चतुर्थ उपभोक्ता की श्रेणी में है। घास पहले लेवल पर आई, इसलिए ये प्रथम पोषी स्तर हो चला है। टिड्डा दूसरे लेवल पर आया, इसलिए ये द्वितीय पोषी स्तर है। मेंढक तीसरे लेवल पर आया, इसलिए तृतीय पोषी स्तर है। सांप चौथे स्तर पर आया, इसलिए चतुर्थ, और ये पांचवा हमारे पास में पोषी स्तर हो चला है। मैंने दोनों साइड कंपेयर करके दिखाया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं। T1 पर उपस्थित जीव हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीयक पोषी स्तर पर जो भी जीव होगा वो हमेशा क्या होता है, शाकाहारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो T2 पोषी स्तर पर आने वाला जो जीव होता है ये हमेशा शाकाहारी आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारे पोषी स्तर की बात होती है। अब अगली जब हम बात देख रहे हैं तो बेटा हमें पता चलता है कि पारितंत्र के अंदर जो हमारी एनर्जी होती है, इस एनर्जी का एक सिंगल सोर्स होता है, वो होता है हमारे पास में हमारे सूर्य देवता। सूर्य देवता से आने वाली जो ऊर्जा है इसका कौन उपयोग करते हैं, हमारे प्लांट उत्पादक उपयोग करते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, अपने लिए खाना बना लेते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने कितनी ऊर्जा बनाई है, तो इन्होंने 1000 किलो जूल ऊर्जा को क्या किया है, बनाया है, 1000 किलो जूल।
ऊर्जा को क्या किया है इन्होंने बनाया। इस 1000 किलो जूल ऊर्जा में से 90% ऊर्जा ये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। 90% पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। केवल और केवल 10% ऊर्जा इनके पास में बचती है और वही 10% ऊर्जा दूसरे आगे वाले जीव के पास में जाती है। जैसे चूहा जब इन प्लांट्स को खाएगा, बीज को खाएगा, तो उसके पास सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी। तो 1000 का 10% कितना हो गया हमारे पास में, 100 किलो जूल ऊर्जा सिर्फ इसके पास में जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। प्राथमिक उपभोक्ता भी अपनी एनर्जी में से 90% एनर्जी भागने, दौड़ने, बच्चे उत्पन्न करने में क्या कर देता है, खर्च कर देता है और सिर्फ 10% एनर्जी बचाता है। और यही 10% एनर्जी अगले पोषी स्तर पर जाती है, जैसे कि हमारे बाज के अंदर जो कि द्वितीयक पोषी स्तर है, इसमें कितनी ऊर्जा चली गई है, 10 किलो जूल ऊर्जा चली गई। ये भी 90% ऊर्जा क्या करता है, खर्च करता है। हम देखते हैं कि किसी पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे से तीसरे पोषी स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, जाती है। 90% तो खर्च हो जाती है। इसलिए यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम पड़ गया है ऊर्जा का 10% नियम पड़ गया है। ऊर्जा का 10% नियम इसका नाम पड़ गया है। होता यह है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा कहां पर होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा हमारे उत्पादक के पास होती है, जो कि किसमें आते हैं, प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे कम ऊर्जा कहां होती है, तो सबसे कम ऊर्जा सर्वोच्च पोषी स्तर के पास में होती है, जैसे कि हमारे बाज के पास में यहां पे देखने को मिल गई है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते हैं ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि पारितंत्र में जो निचला पोषी स्तर है इसके जीवों की संख्या ज्यादा होती है और ऊपर वाले पोषी स्तर के जीवों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन होंगे, उत्पादक। आपसे पूछा जाए सबसे कम संख्या में कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, तो जीवों की जो सबसे ज्यादा संख्या होती है, सर्वाधिक संख्या, वो प्रथम पोषी स्तर वाले जीव पर होती है। और सबसे कम संख्या कहां पर होती है, तो सर्वोच्च जो टॉप वाला होता है उसमें सबसे कम संख्या होती है। आपसे पूछ लिया जाए इनमें से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, घास की। आपसे पूछा मैंने कि भैया सांप, मेंढक और टिड्डे में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, आप बोलोगे टिड्डे की। मैंने पूछा बाज, सांप और मेंढक में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, आप बोलोगे मेंढक। जो निचला पोषी स्तर है इसकी संख्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे की तरफ यहां पे एक स्पेशल पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत होता है वो कौन होता है हमारे पास में, सूर्य होता है। और यहां पर जो ऊर्जा एनर्जी का फ्लो है वो कैसा होता है, एक दिशीय हमारे पास में देखने को मिलती है। ठीक है ना, एक सिंगल डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास में ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ऊर्जा जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशी होता है। और जो हमारा सन होता है, सूर्य होता है, ये क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। ये दो स्पेशल से पॉइंट्स है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अब यहीं से हम आगे की तरफ जब मूव करते हैं बेटा, तो हमारे पास में एक स्पेशल सा पॉइंट निकल करके आता है। ठीक है ना, वो होता है जैविक आवर्धन से संबंधित। जैविक आवर्धन क्या चीज होती है इसके बारे में जरा समझिएगा। आपने अगर कभी देखा हो तो हमारे जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पर बारिश के समय में एक केमिकल डीडीटी को क्या किया जाता है, छिड़का जाता है। और ये जो डीडीटी केमिकल होता है ये नालियों के अंदर चला जाता है। ये डीडीटी केमिकल मच्छरों को मारने के लिए क्या किया जाता है, डाला जाता है, जो कि नालियों के पास में ऐसे पाउडर के फॉर्म में डलता है। नाली से ये पाउडर चला जाता है नालों के अंदर, नाले में चला जाता है। और नालों से कहां चला जाता है, नदी के अंदर। नदी के अंदर जो प्लांट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पादप पल्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो जब ये डीडीटी यहां के पानी में चला जाता है तो वहां के जो प्लांट होते हैं पादप पल्लव, वो उस पानी के अंदर उपस्थित डीडीटी का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। तो डीडीटी कहां चला गया, उन प्लांट्स के अंदर चला गया है। जैसे एक अकेले प्लांट की अगर हम बात करें, एक पादप पल्लवक की बात करें, तो इसके अंदर कितना डीडीटी चला गया है, मान लो 10 मिलीग्राम डीडीटी चला गया। जब इस पादप पल्लवक को, इस फाइटोप्लैंक्टन को कोई छोटा मोटा कीट खाता है, जंतु पल्लवक खाता है, तो जंतु पल्लवक थोड़ी सी बड़ी चीज होती है, बड़ा जीव होता है। इसका पेट मान लो कि भैया 10 पादप पल्लवक को खा करके भरता है। एक जंतु पल्लवक का पेट 10 पादप पल्लवक को खा करके भरेगा। तो एक जंतु पल्लवक में डीडीटी कितना हो जाएगा भाई, एक पादप पल्लवक के पास में 10 मिलीग्राम डीडीटी है, एक जंतु पल्लवक 10 को खा जा रहा है, तो ओवरऑल 10
गुना क्या हो गया है, डीडीटी उसके अंदर चला गया है, मतलब 100 मिलीग्राम डीडीटी उसके अंदर चला गया है, ठीक है ना, 100 मिलीग्राम डीडीटी उसके अंदर चला गया। अब जब इसी जंतु पल्लवक को, जू प्लैंकटन को कोई छोटी मछली खाती है तो छोटी मछली का पेट भी एक अकेले जंतु पल्लवक को खा करके नहीं भर रहा है। एक छोटी मछली मान लो कि भैया 10 जंतु पल्लवक को क्या कर रही है, खा रही है। ओके, एक जंतु पल्लवक के अंदर कितना डीडीटी था, 100 mg था। एक छोटी मछली ने 10 जंतु पल्लवक को खा गया। अगर एक को खाया तो 100 गया, 2 को खाया तो 200, 3 को खाया तो 300, 4 को 400 और 10 को खा गया तो हमारे पास में भैया 1000 मिलीग्राम क्या हो गया है, डीडीटी चला गया है। किसके अंदर, छोटी मछली के अंदर 1000 मिलीग्राम। ठीक इसी तरह से इन छोटी मछली को कौन खाती है, लार्ज फिश, बड़ी मछली खाती है। एक बड़ी मछली का पेट जो होता है बेटा वो 10 छोटी मछली को खा करके भर रहा है, ऐसा मान लो। अब एक छोटी मछली में आपको पता है कि भैया एक छोटी मछली में 1000 मिलीग्राम क्या होता है, डीडीटी होता है। इसने 10 छोटी मछली खा गई तो कितना इसके पास डीडीटी चला गया, 10,000 मिलीग्राम डीडीटी इसके पास चला गया। आप देख रहे हो कि ये हमारा प्रथम पोषी स्तर था, T1 था, ये हमारा द्वितीय पोषी स्तर था, T2 था, ये हमारे पास में तीसरा तृतीय पोषी स्तर और ये हमारे पास में चतुर्थ पोषी स्तर हो चला है। हर एक पोषी स्तर पर जब हम आगे से आगे देखते हुए जा रहे हैं तो डीडीटी की मात्रा पहले तो 10 mg थी, फिर 100 mg हो गई, फिर कितनी हो गई, 1000 हो गई, और फिर क्या हो गई है, 10,000 होगी। इस तरह हर एक पोषी स्तर पर क्या हो रहा है, डीडीटी की मात्रा बढ़ रही है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी, दूसरे से तीसरे पोषी स्तर पर जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो इसी मात्रा को, इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं, जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां से अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास में आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बेटा बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे प्लास्टिक हो, भाई साहब फल फ्रूट सब्जी, मतलब हमारे किसी भी बड़े शहर में आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको कचरों का भंडार ही देखने को मिलेगा। ये जो कचरा होता है वो दो तरह से बेटा पाया जाता है। एक तो ऐसा कचरा होता है जो कि कुछ समय के बाद में मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और कुछ ऐसे कचरे होते हैं जो कि कितना ही कुछ कर लो हमेशा वो जमीन के अंदर गड़े हुए मिलेंगे, कभी भी वो मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि आप अपने घर में जो फल फूल सब्जी के जो छिलके निकलते हैं, इन्हें अपने घर के गमले में डालिए, थोड़े ही दिन में वो गमले में से गायब हो जाते हैं। कहाँ चले गए? वो गमले की मिट्टी के साथ में ही क्या हो गए हैं, घुल मिल गए, वो वहां पर क्या हो गए हैं, अब घटित हो गए, डिकम्पोज हो गए। लेकिन आप एक पॉलीथीन को लीजिए, अपने घर के गमले के अंदर गाड़िए, आप 10,000 साल बाद अपने पोते के परपोते से भी पर से बोलो कि बेटा इस गमले के अंदर अगर कोई पॉलीथीन मिले तो निकाल लेना, तो वो आराम से उसको क्या कर लेगा, निकाल लेगा। क्यों? पॉलीथीन कभी भी खत्म नहीं होती। तो हमारे पास में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो दो श्रेणी के अंदर आते हैं। पहले तो ऐसे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आसानी से खत्म हो जाते हैं, अवघटित हो जाते हैं, और दूसरा जो कि खत्म नहीं होते। पहला है हमारे पास में श्रेणी, इसका नाम हो गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और दूसरा हमारे पास में हो गया है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जा सकता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, इनका अपघटन सूक्ष्मजीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है इनका अपघटन? क्योंकि इनको खाने के लिए, इनको पचाने के लिए सूक्ष्मजीवों के पास में क्या उपस्थित है, एंजाइम उपस्थित है, इसलिए सूक्ष्मजीव उन पदार्थों को खा जाते हैं। लेकिन जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, इनको खाने के लिए सूक्ष्मजीवों के पास में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं रहता, इसलिए वो उसे खा नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए पादप के जो मृत अवशेष जैसे टहनी, पत्ती, जंतुओं के अवशेष, गोबर, मल, फल फूल सब्जी, ये सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जिनका अपघटन किया जा सकता है, सूक्ष्मजीव इनको खा सकते हैं, इसलिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, डीडीटी, स्टील, इन सब की बात करें तो इन्हें सूक्ष्मजीव नहीं खा सकते, इसलिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ था। वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक इन क्लास 10th बायोलॉजी, हमारा पर्यावरण चैप्टर, इसके अंदर बेटा ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो सारी मैंने यहाँ पर एक पेज में आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है। जरा ध्यान से इसको
सुनिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। हमारे पास में हमारी ये क्या दिखाई दे रही है, पूरी पृथ्वी। पृथ्वी से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा एक हवा का हमारे पास में क्या होता है, घेरा होता है। तो हमारी पृथ्वी से ऊपर हवा का जो घेरा होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडल बोल देते हैं। इस वायुमंडल की ऊपरी सतह मतलब वायुमंडल से ऊपर हमारे पास में एक गैस होती है जिसका नाम होता है ओजोन, और इसकी एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ओजोन परत। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, वायुमंडल से ऊपर या नीचे, तो वायुमंडल से ऊपर पाया जाता है, ऊपरी सतह पर उपस्थित होती है। जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम हमारे पूरे के पूरे ऊपर वाला जो वातावरण है इसको कुछ अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला भाग होता है क्षोभ मंडल, दूसरा भाग होता है समताप मंडल हमारे पास में होता है। तो हमारी जो ओजोन परत होती है वो कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में उपस्थित होती है। ये एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो कि हमारे वायुमंडल के ऊपर उपस्थित है। अगर ये ओजोन गैस हमारे रूम में हमारे आसपास उपस्थित हो तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, विषैली हो जाएगी। एक तरह की ये क्या होती है, विषैली गैस होती है। अगर ये हमने इनहेल कर ली तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जब ऊपर के साइड में ये ओजोन गैस इकट्ठी होती है तो एक मोटी सी चादर बना लेती है, परत बना लेती है। ठीक है ना। इस परत का काम होता है कि सूर्य से दो तरह की किरणें आती है। एक तो होती है ग्रीन वाली मतलब अच्छी किरण है, और एक है रेड वाली मतलब ये बुरी किरण है। इसका नाम होता है हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है ना, यूवी रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ये हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है, क्योंकि अगर ये किरण हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंच गई तो पृथ्वी पर पहुंच करके ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाएगी, त्वचा में कैंसर करा देगी। हमारी आंखों पर अगर पड़ी तो आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी। हमारी आंखों में जो कॉर्निया होता है उसको खराब कर सकता है। हमारी कोशिकाओं में जो डीएनए है उस डीएनए को चेंज करवा सकता है। ठीक है, और हमारे पूरे की पूरी पृथ्वी की जो जलवायु है, चाहे बारिश हो, ठंडा, गर्मी का जो मौसम है, इसमें पूरा की पूरा ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है इसका ये इस तरह से हमें असर देखने को मिलता है। हमारी ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो अच्छी वाली विकिरण होती है इसे तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन ये जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसे वापस कहां भेज देती है, अंतरिक्ष के अंदर भेज देती है। तो ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है, किससे, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सुरक्षा करती है। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि आज के समय में हम बहुत सारे ऐसे केमिकल का उपयोग कर रहे हैं जो कि ऊपर जब जाते हैं वायुमंडल से ऊपर तो वो इस ओजोन परत को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, खत्म करा देते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जो ओजोन होती है, ओजोन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन से ही बनी हुई होती है। ऑक्सीजन की जब बात करें हम तो ऑक्सीजन में O2 इसका हमारे पास में फॉर्मूला है, और ये जो O2 है जब इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ता है, हाईलाइट पड़ती है उच्च तापमान पर, ये दो भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है नवजात ऑक्सीजन। इसका जो अकेला एक ऑक्सीजन है ये नीचे पृथ्वी से आ रहे दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, जुड़ता है और क्या बना लेता है, O3 ओजोन। और ये ओजोन ऊपर जाकर के परत के फॉर्म में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। हम आज के समय में कुछ ऐसे केमिकल का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये O3 के ऊपर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं आज के समय पर, दो केमिकल, एक तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका नाम होता है पूरा CFC, और दूसरा हम उपयोग कर रहे हैं किसका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO हमारे पास में हो चला है। तो इन दो लोगों का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इन दोनों की वजह से हमारी जो ओजोन परत है उसको क्या हो रहा है, नुकसान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका उपयोग आप रेफ्रिजरेशन में जो अग्निशमक यंत्र वगैरह है वहां पर उपयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CFCl2। तो CFCl2 हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। जब पृथ्वी से ये ऊपर की तरफ जाती है, ओजोन परत के पास में जब ये पहुंचती है तो वहां पर ओजोन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ क्या बना रहे हैं, ओजोन को बना रहे हैं। ये हमारा CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके पास में जो एक क्लोरीन होता है वो इस ओजोन के एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर के क्या हो जाता है, फरार हो जाता है, भाग जाता है, ClO। अब ये O3 जो था उसमें से एक ऑक्सीजन भाग गया तो भाई अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, O2 ही बचा है, O3 नहीं बचा। इस वजह से ये ओजोन परत क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओजोन का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। अब हमसे पूछा जाता है कि अगर ओजोन का क्षरण होगा तो हमारे ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा, यही प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। क्यों, ओजोन क्षरण हो गया तो हानिकारक परावैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आएगी और पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में ये वाले असर आपको देखने को
मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए तो यहां पर ओवरऑल हमारे पास में ये किसका कॉन्सेप्ट था, हमारा ओजोन का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच, आई होप सो ये पूरा की पूरा जो तेजस एक्सप्रेस है, मतलब एक पूरा फास्ट जो रिवीजन है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा की पूरा पीडीएफ चाहिए एज ए नोट फॉर्म में, तो देन आप टेलीग्राम के ऊपर से इसको ले लीजिएगा। ये अगर आप सर्च करेंगे @योगेश PW टेलीग्राम है, तो इसके ऊपर मैं इस पूरी की पूरी पीडीएफ को क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। आई होप सो ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत अच्छा और यूजफुल रहा हो और बहुत रैपिड अच्छा रिवीजन आपका हो गया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम किसी दूसरे ऐसे ही सेशन के लिए। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नॉर्मली देख लेते हैं सेशन और उसके बाद में कमेंट नहीं करते, लेकिन बेटा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।